नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। गाजा में एक तरफ संघर्ष विराम के बाद जश्न मनाया जा रहा है। बच्चों के नाचते गाते के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोगों के वापस गाजा लौटने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़ देना चाहिए और युद्ध को खत्म करने के लिए जॉर्डन या फिर मिस्र या फिर इंडोनेशिया चला जाना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि खाड़ी देशों को भी कहा गया कि गाजा से लोगों को अपने यहां शरण। इसके बाद न सिर्फ फिलिस्तीन गुस्से में है, बल्कि हमास जंग की नए सिरे से तैयारी में लग गया है। वहीं जॉर्डन और मिस्र ने भी ट्रंप के बयान का विरोध किया है। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप ने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या ट्रंप इजराइल के ग्रेटर इजराइल वाले ख्वाब को पूरा करना चाहता है? जॉर्डन और मिस्र ने क्यों फिलिस्तीनियों को लेने से मना कर दिया और खाड़ी देश जो फिलिस्तीन के पीछे हमेशा से खड़ा रहा, वो फिलिस्तीनियों को मरने के लिए क्या छोड़ने को तैयार हो गया? साथ ही क्या इजराइल गाजा के जरिए मिस्र, लेबनान, इराक, जॉर्डन और सऊदी अरब के साथ सीरिया के हिस्से पर कब्जे की तरफ बढ़ रहा है? आज हम आपको बताएंगे क्या ट्रंप का बयान इजराइल के लिए वो शाबाशी है जिसके जरिए अरब जाने के लिए गाजावासी मजबूर हो जाएंगे, और क्या ये ट्रंप की तरफ से अल्टीमेटम है, धमकी है गाजा के लोगों की? दरअसल जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये बर्बाद गाजा के दोबारा से पुनरुत्थान की तस्वीरें, जिसमें वहां जो बर्बादी के निशान हैं उनको छुपा एक नया गाजा बसाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन क्या वाकई में इतना आसान है? बर्बादी गाजा की कहानी को कुछ शब्दों में जरा समझिए, आपको एहसास होगा कि जिस गाजा की बात की जा रही है वो गाजा है भी या फिर सिर्फ खंडर और मलबे का ढेर बन चुका है। जरा इस आंकड़े पर गौर फरमाइए और देखिए, गाजा के अंदर 60% इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं, पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। 92% घर तबाह हो चुके हैं, या कहिए कि लगभग सारे के सारे घर तबाह हो चुके हैं, खंडर में तब्दील हो चुके हैं। और एक मोटा सा आंकड़ा आया, वो आंकड़ा है कि 50 मिलियन टन मलबा जमा हुआ है और 10 साल लगेंगे गाजा को फिर से बसाने में, और वो भी तब जब युद्ध स्तर पर ही युद्ध के बाद बसाने की तैयारी की जाए। और उसके लिए 50 मिलियन टन मलबे को हटाना होगा, अरबों मिलियन डॉलर उस पर खर्च करने होंगे। और क्या इसी वजह से ट्रंप कह रहे हैं कि गाजा में कुछ बसा नहीं है, इसलिए जो वहां बसे हुए हैं वो भी वहां से छोड़ें और वो जाए मिस्र, वो जाए जॉर्डन, वो जाए इंडोनेशिया और वहां जाकर बस जाए। लेकिन क्या वाकई में फिलिस्तीन को यह मंजूर है? क्या हमास को मंजूर है? क्या खाड़ी देशों को मंजूर है? और क्या ट्रंप ये जानते हैं कि अगर एक बार इजराइल गाजा पर कब्जा कर लेगा तो उसके जरिए वेस्ट बैंक का इलाका, मिस्र से कनेक्शन और इसके साथ साथ अरब तक उसका कंट्रोल बढ़ जाएगा? और क्या यही अमेरिका के ट्रंप की इजराइल के जरिए ग्रेटर इजराइल पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने का सबसे बड़ा तरीका है? बहरहाल सबसे पहले समझिए ट्रंप का प्लान गाजावासी है क्या, जिसका चारों तरफ से विरोध हो रहा है। ट्रंप ने गाजा युद्ध का हल सुलझाते हुए प्रस्ताव दिया। मिस्र और जॉर्डन के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में गाजा निवासियों को अपने यहां शरण देनी चाहिए, कहा गया। ट्रंप ने कहा कि अधिकांश गाजावासी इन्हीं देशों के वंशज हैं। अरब देशों को ज्यादा से ज्यादा गाजावासियों को शरण देनी चाहिए। पूरे गाजा के लोगों को वहां से निकालकर अन्य देशों में शरण देनी चाहिए, जिससे लड़ाई खत्म हो जाए और लोग शांति के साथ जी सके। हमास और इजराइल के बीच 15 महीनों से जारी युद्ध के कारण गाजा की करीब 75% इमारतें तबाह हो चुके हैं। इनको दोबारा बनाने के लिए बिलियंस डॉलर की जरूरत होगी। गाजा के पड़ोसी देश मिस्र ने
फिलिस्तीनियों के किसी भी जबरन विस्थापन को चुनौती दी थी। राष्ट्रपति सीसी ने इस बारे में कहा कि गाजावासियों को इजिप्ट में बसाने से हमारे और इजराइल के बीच हुए संधि को खतरा हो सकता है। ऐसे में हम नहीं चाहेंगे कि गाजावासी हमारे देश में आए। दूसरी तरफ जॉर्डन पहले से ही 2.3 मिलियन गाजावासियों को शरण दे चुका है। उसने भी हाथ खड़े कर दिए। लेकिन क्या वाकई में यह किसी भी जंग का एक प्रस्ताव हो सकता है जिसमें एक पक्ष को कहा जाए कि आप अपनी जमीन को छोड़ दीजिए, जहां के आप मूल निवासी हैं वहां से आप विस्थापित हो जाइए? और क्या यह वाकई में एक फॉर्मूला है जिस पर गाजा किसी भी तरीके से तैयार होगा, फिलिस्तीन किसी भी तरीके से तैयार होगा? क्योंकि यह सीधे तौर पर इजराइल की जीत होगी, जिसमें पूरे गाजा पर इजराइल का कंट्रोल होगा। इसलिए अब जरा समझिए, जिन जॉर्डन और मिस्र के अंदर गाजा वासियों को बसाने का प्रस्ताव ट्रंप ने दिया है, उस प्रस्ताव के बाद वहां के नेता, वहां की सरकार क्या कुछ कह रही है, जरा इस पर गौर फरमाते हैं। देखिए जरा, जो जॉर्डन है वो कह रहा है कि ट्रंप के इस प्रस्ताव को पूरी दृढ़ता और मजबूती के साथ खारिज करते हैं। यह बयान है एमान सफारी, जो कि वहां के विदेश मंत्री हैं। अब जरा देखिए मिस्र की तरफ से, अल्पकालिक और लंबी अवधि के लिए फिलिस्तीनी लोगों को ट्रांसफर करने से यह लड़ाई इलाके के अन्य हिस्सों में फैल सकती है, यह विदेश मंत्रालय मिस्र की तरफ से कहा गया है। और दरअसल मिस्र वो देश है जब ट्रंप ने 182 देशों की आर्थिक सहायता को रोका तो सिर्फ 2 देश ऐसे थे जिनके आर्थिक सहायता को नहीं रोका गया। उनमें एक था इजराइल और दूसरा जो था वो दरअसल मिस्र था। लेकिन मिस्र ट्रंप के इस फैसले के साथ बिल्कुल नहीं है। तो सवाल यह है कि इजराइल का रिएक्शन क्या था? क्या इजराइल को यह मंजूर 200% मंजूर होगा? क्योंकि ना मंजूर करने का कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि इजराइल जो चाहता है उसको ही ट्रंप बोल रहे हैं। और इसलिए ट्रंप के इस प्रस्ताव को इजराइल की तरफ से पूरा समर्थन मिला। इजरायली वित्त मंत्री बेचलेल स्ट्रोमिच ने कहा कि ट्रंप का प्रस्ताव गाजा वासियों को बेहतर बनाने का महान विचार है, जो कि उनके जीवन को इस नरक से निकाल सकेगा। संघर्ष को समाप्ति के लिए ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स से समाधान की जरूरत है। हम नए प्रस्तावों के जरिए गाजा में शांति और स्थायित्व निश्चित कर सकते हैं। आप सोचिए जरा क्या है, क्योंकि इजराइल ने गाजा को खंडर में तब्दील कर दिया, 90% घर बर्बाद कर दिए, 60% से ज्यादा इमारतें खंडर हो चुकी हैं। अब अगर गाजा वासी जो वहां रह रहे हैं, अगर वो भी वहां से विस्थापित हो जाएंगे तो ये सीधे तौर पर इजराइल की जीत होगी। और इसीलिए इजराइल बाकायदा गाजा को खाली भी करा रहा है। इजराइल ने हमास के साथ 15 महीने के युद्ध के बाद संघर्ष विराम लागू होने पर पहली बार फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी के उत्तरी क्षेत्र में लौटने की अनुमति दी। इस युद्ध के कारण गाजा पट्टी का उत्तरी क्षेत्र बुरी तरह से तबाह हो चुका है। कई दिनों से अपने क्षेत्र लौटने का इंतजार कर रहे हजारों फिलिस्तीनी उत्तर की तरफ बढ़े और लोगों को तथाकथित गलियारा पार करते हुए देखा गया। हमास और इजराइल के बीच विवाद के कारण उत्तरी क्षेत्र में लोगों की वापसी में देरी हुई। इजराइल का आरोप है कि आतंकवादी समूह ने सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में रिहा किए जाने वाले बंधकों के क्रम में बदलाव किया था और इस वजह से यह जो युद्ध विराम का समझौता था इसमें देरी हुई। लेकिन इजराइल किससे लड़ रहा है? इजराइल लड़ रहा है हमास से। अमेरिका जो कह रहा है उसके लिए हमास का रजामंद होना बेहद जरूरी है। तो जरा अब यह भी समझिए कि हमास का रिएक्शन ट्रंप के इस प्रस्ताव पर क्या है। दरअसल 15 महीने से जारी युद्ध को खत्म करने युद्ध विराम में जी रहे हमास ने ट्रंप के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। उनकी तरफ से कहा गया कि गाजावासी कभी भी इस प्रस्ताव के लिए नहीं मानेंगे। हम दशकों से अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं। हमास के साथ मिलकर युद्ध लड़ रहे संगठनों ने भी ट्रंप के इस प्रस्ताव को निंदनीय बताते हुए खारिज कर दिया। यानी जंग रुकी नहीं है और ट्रंप के इस प्रस्ताव को जमीन पर लागू करने के लिए जो बचा हुआ गाजा है, गाजावासी हैं,
उनको खत्म करना अंतिम मार्ग है। और इसीलिए अब यह भी समझिए कि जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, वो ट्रंप के बयान पर क्या कह रहे हैं, जरा इस पर भी नजर डालिए कि उनकी तरफ से क्या कहा गया है। फिलिस्तीनी लोग अपनी जमीन और अपने पवित्र स्थलों को नहीं छोड़ सकते, महमूद अब्बास राष्ट्रपति फिलिस्तीन। यानी कि जो हमास की तरफ से कहा गया कुछ वैसा ही फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की तरफ से कहा गया कि अपनी मातृभूमि के लिए अंतिम वक्त तक लड़ेंगे, किसी भी सूरत में मातृभूमि को छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन हमास से इतर वहां एक और ग्रुप काम करता है जिसे फिलिस्तीन ग्रुप इस्लामिक जिहाद कहते हैं। उसने ट्रंप के बयान पर क्या कहा, जरा इसको भी देखिए, क्योंकि फिलिस्तीन के अंदर जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी संगठन हैं, जितने भी लोग हैं, उनमें से कोई ट्रंप के इस फैसले का समर्थन नहीं कर रहा और ना ही कर सकता है। फिलिस्तीन ग्रुप इस्लामिक जिहाद ने ट्रंप के बयान पर गुस्सा जाहिर किया। गाजा वासियों को मिस्र और जॉर्डन में जाने के बयान को युद्ध अपराधों को बढ़ावा देने वाला बयान दिया। इस्लामिक जिहाद ने कहा कि यह प्रस्ताव हमारे लोगों को उनकी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर करके युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराध को बढ़ावा देने के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें अब फ्रांस और स्पेन, इन दोनों ने भी ट्रंप पर पलटवार किया, यानी कि वो भी गाजा के साथ आकर खड़े हो गए। और उन्होंने क्या कहा, यह भी जरा देखिए। फ्रांस ने अमेरिकी प्रस्ताव का विरोध किया है। फ्रांस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि गाजा के लोगों का किसी भी तरह से जबरन विस्थापन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इंडोनेशिया और स्पेन ने भी ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज किया है। स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बास ने कहा कि गाजा के लोग गाजा में ही रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि गाजा फिलिस्तीन राज्य का हिस्सा है और इसका शासन एक ही सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गाजा और वेस्ट बैंक को जल्द से जल्द एक राष्ट्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। दरअसल वेस्ट बैंक में अलग से सरकार चलती है, गाजा में अलग से सरकार चलती है, और जो इजराइल के कब्जे वाला हिस्सा है वहां इजरायली सरकार चलती है। लेकिन जो मिस्र के लिए कहा गया, जो जॉर्डन के लिए कहा गया, जो अरब देशों के लिए कहा गया, बिल्कुल वैसा ही इंडोनेशिया के लिए भी कहा गया कि भाई जो अरब नहीं जाना चाहते, जो मिस्र नहीं जाना चाहते, जो जॉर्डन नहीं जाना चाहते, वो इंडोनेशिया चले जाए। लेकिन इंडोनेशिया का इनकार, और उसके बाद क्या वाकई में गाजावासी लाचार एक बार फिर से नजर आएंगे, इसको भी समझिए। क्योंकि इंडोनेशिया का नाम भी उन संभावित देशों की सूची में है जहां गाजा की 20 लाख आबादी को शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इंडोनेशिया ने कहा कि गाजा के नागरिकों को विस्थापित करने या उन्हें हटाने की कोई भी कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। गाजा से लोगों को हटाने की कोशिश सिर्फ अवैध इजरायली कब्जे को स्थायी बनाने की उस रणनीति के अनुरूप है जो फिलिस्तीनियों को गाजा से भगाने के लिए बनाई गई है। और दरअसल यही सच है, क्योंकि सोचिए, जिनका वो देश है, जो उसे अपना देश मानते हैं, उनको कहा गया है कि आप भाग जाइए, छोड़कर जाकर कहीं और शरण लीजिए। लेकिन जहां उनके शरण लेने की बात की जा रही है, वहां वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। और जिनको वहां शरण देने की बात की जा रही है, वो देश कह रहे हैं कि हम नहीं लेंगे। और ये एक देश की संप्रभुता, वहां की सुरक्षा के लिहाज से भी ठीक है। क्योंकि एक बार के लिए सोचिए जरा, अगर जो फिलिस्तीनी इस वक्त फिलिस्तीन में है, जो गाजावासी इस वक्त गाजा में है, अगर वो मिस्र और जॉर्डन में जाते हैं, तो जाहिर है उनके साथ हमास भी जाएगा, हमास की विचारधारा भी जाएगी, हमास का संगठन भी जाएगा। और हमास किसी भी सूरत में इजराइल को टक्कर देने के लिए फिर से खड़ा होगा। तो क्या कोई भी देश इसके लिए तैयार होगा कि इजराइल जो भी गाजा तक हमास को निपटाने की तैयारी कर रहा है, वो अपने सैनिकों को, अपने मिसाइल को जॉर्डन और मिस्र की तरफ दागना शुरू कर दे? क्योंकि जिस तरीके का इतिहास इजराइल का रहा है, उसमें वो अपने दुश्मन को छोड़ता नहीं,
क्योंकि पीछे अमेरिका खड़ा है। और इसीलिए देखिए जरा, जो ग्रेटर इजराइल का प्लान है उसको कैसे आतंकवाद से जोड़ते हुए वो एग्जीक्यूट कर रहा है, और उसमें गाजा को लगभग वो अपने अंदर समाहित करने की रणनीति पर सफल साबित हो रहा है। दूसरी तरफ लेबनान में जिस तरीके से हिजबुल्लाह पर अटैक करके लेबनान को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, सीरिया में तख्ता पलट के बाद जिस तरीके से एक हिस्से पर इजराइल ने कब्जा किया, यमन के हूती के अंदर जिस तरीके से इजराइल लड़ रहा है, वो एक ग्रेटर इजराइल का प्लान है। उस पर आगे हम बात करें, लेकिन जिन देशों के बारे में बात हो रही है वहां की स्थिति को जरा देख लीजिए और फिलिस्तीनियों की स्थिति को देख लीजिए कि वर्तमान में कितने फिलिस्तीनी शरणार्थी कहां अभी रह रहे हैं अपने देश को छोड़कर। एक आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं, जरा इस आंकड़े को देखिए। इस आंकड़े में मोटे तौर पर वेस्ट बैंक, जो फिलहाल फिलिस्तीन का हिस्सा है, वह लगभग 11 लाख के आसपास लोग अभी रह रहे हैं। लेबनान के अंदर अभी 5,50,000 के आसपास, जो वहां की कुल पॉपुलेशन का लगभग 10% है। आप सोचिए, लेबनान पर इजराइल पहले से अटैक कर चुका है हिजबुल्लाह के नाम पर। अगर वहां और ज्यादा फिलिस्तीनी पहुंचेंगे, हमास विचारधारा पहुंचेगी, तो अटैक और ज्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा गाजा के अंदर अभी 16 लाख के आसपास है, जो वहां की कुल पॉपुलेशन का 81%। लेकिन कहा जा रहा है कि गाजा को छोड़ दीजिए, इसका मतलब ये 16 लाख कहां जाएंगे? वेस्ट बैंक के लगभग 11 लाख कहां जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जिनके बारे में कहा जा रहा है जॉर्डन, उस जॉर्डन के अंदर लगभग 25 लाख अभी से वहां रह रहे हैं फिलिस्तीन, और वो वहां की कुल पॉपुलेशन का लगभग 23% है। इतने लोग वहां भी रह रहे हैं। सीरिया को जरा देखिए, सीरिया के अंदर 6,70,000 अभी रह रहे हैं, जो वहां की कुल पॉपुलेशन में 3% के आसपास है जो रह रहे हैं। और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो वैसे ही फिलिस्तीन की एक बड़ी पॉपुलेशन शरणार्थी के तौर पर अलग देश के अंदर रह रही है। और ऐसे में यह देश क्या वाकई में एक बार फिर से 20 से 25 लाख लोगों को अपने देश में शरणार्थी बनाने को तैयार होंगे? यकीनन नहीं होंगे। और इसलिए गाजा को जो क्लीन करने के बाद, गाजावासियों को छोड़ने के बाद जो हो रही है, वो फिलहाल होती नजर नहीं आएगी। तो क्या जंग और ज्यादा तेज होगी? बहरहाल फिलिस्तीन शरणार्थी और संघर्ष की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि गाजा की 80% आबादी शरणार्थियों की है और पश्चिमी तट पर लगभग 40% 1948 में आधुनिक इजराइल की स्थापना के दौरान हिंसा के कारण 7 लाख अरब लोगों को अपने घरों से निकाल दिया गया था। यहां अरब का मतलब अरब हिस्सा है। 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के दौरान पश्चिमी तट और गाजा पर इजराइल के कब्जे के कारण 3 लाख और लोग शरणार्थी बन गए। वे लोग और उनके वंशज 60 से ज्यादा शरणार्थी शिविरों में रहते हैं। सबसे ज्यादा पंजीकृत फिलिस्तीनी शरणार्थी वाला देश जॉर्डन है, जहां की पॉपुलेशन का लगभग 23% है, 20 लाख के आसपास है। लेबनान और सीरिया के साथ साथ फिलिस्तीनी क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में ये मौजूद हैं। लेकिन अगर गाजा को क्लीन किया गया, गाजा वासियों को हटाया गया, तो लगभग 16 लाख शरणार्थी तैयार होंगे। वेस्ट बैंक से भी हटाया गया तो 11 लाख वो भी तैयार होंगे। लेकिन हमने एक जिक्र किया कि क्या गाजा को खाली कराने के साथ इजराइल अपने ग्रेटर इजराइल प्लान की तरफ बढ़ रहा है? और क्या वो साजिश के तहत ये कह रहा है कि ये सब यहां से जॉर्डन और मिस्र चले जाएं, चाहे तो इंडोनेशिया और सीरिया चले जाएं? क्या वो ये चाहता है कि हमास फैल जाए चारों तरफ, ताकि उस पर अटैक करके ग्रेटर इजराइल के प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए? जरा देखिए ग्रेटर इजराइल प्लान क्या है। इजराइल के कट्टरपंथी नेता समय समय पर ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं। ग्रेटर इजराइल में वो इलाके शामिल हैं जहां कभी प्राचीन यहूदी राज्य हुआ करता था। यहूदीवाद की स्थापना करने वाले थियोडोर हर्जेल ने 19वीं सदी में इस विचार को सामने रखा था, जिसकी सीमाएं मिस्र की नील नदी से यूफ्रेट्स तक और मदीना से लेकर लेबनान तक फैली हो। इस सीमा के अंदर कौन कौन से देश हैं? अब यहां से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। जरा देखिए, ग्रेटर इजराइल में मिस्र है। क्या कह रहा है अमेरिका? कि जो गाजा वासी हैं वो मिस्र चले जाएं। दूसरा, इस सीमा में लेबनान है, जिससे हिजबुल्लाह के नाम पर इजराइल पहले से लड़ रहा है। तीसरा, इराक है, जिसकी अमेरिका के साथ सीधा 36 का आंकड़ा है। चौथा, सऊदी अरब है और फिलिस्तीन। इसके अलावा पूरा जॉर्डन शामिल है।
जॉर्डन के अंदर भी गाजावासियों को बसाने की बात हो रही है। अगर इस विशाल यहूदी राज्य की परिकल्पना साकार होती है तो इसकी सीमाएं लेबनान से सऊदी अरब के ग्रेट डेजर्ट तक फैलेंगी। वहीं ये भूमध्य सागर से इराक की फरात नदी तक जाएंगी। मक्का, मदीना और यहूदियों के लिए पवित्र माउंट सिनाई पर कब्जा करना इसमें शामिल होगा। तो क्या अमेरिका चाहता है कि इजराइल इस जंग को और ज्यादा बढ़ाए, वो ग्रेटर इजराइल को एग्जीक्यूट करे, ताकि उसका प्लान, अमेरिका का प्लान अरब कंट्रीज पर कंट्रोल वो इजराइल के माध्यम से हो। तो सवाल यह है कि क्या इजराइल एक वेपन के तौर पर अमेरिका के हाथों में इस्तेमाल हो रहा है, या अमेरिका को इस्तेमाल करते हुए इजराइल खुद अपने ग्रेटर इजराइल प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो चलिए समझिए कि अमेरिका और इजराइल की यारी क्या वाकई में अरब पर भारी पड़ेगी और क्या जंग हो सकती है। दरअसल अमेरिका इजराइल को सालाना करीब 3.3 बिलियन डॉलर की मदद देता है। ट्रंप ने आते ही 180 देशों की आर्थिक सहायता को रोका, लेकिन इजराइल की नहीं रोकी गई। अमेरिका में एक बड़ी यहूदी आबादी है। अमेरिकी राजनीति पर इसका काफी प्रभाव है। यहूदी समुदाय इजराइल को एक यहूदी राष्ट्र मानता है और इसका समर्थन करता है। अमेरिकी कांग्रेस में इजराइल समर्थक सदस्यों की संख्या बेहद ज्यादा है। इजराइल को मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में देखा जाता है। इजराइल के पास एक मजबूत सेना और उन्नत तकनीक है, जो क्षेत्र में अमेरिकी हितों की रक्षा करने के लिए मदद करती है। इजराइल के जरिए अमेरिका खाड़ी में खुद को मजबूत स्थिति में देखता है। तो क्या वाकई में ट्रंप ने जो इजराइल के समर्थन की बात की, उसके पीछे की दो बड़ी वजह। पहला, उनके सरकार को समर्थन, वहां जो कांग्रेस उसमें यहूदियों के समर्थकों की संख्या ज्यादा होना, और वहां राजनीति को सीधे तरीके से यहूदी वोटर्स की तरफ से प्रभावित करना। क्या यह अमेरिका को इजराइल के साथ लाकर खड़ा करता है, या अमेरिका के वो हित जो खाड़ी के बिना पूरे नहीं हो सकते, और खाड़ी जब तक डिस्टर्ब नहीं होगी अमेरिका को फायदा नहीं होगा, और क्या उसी के जरिए अमेरिका इजराइल के माध्यम से खाड़ी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अरब के अंदर गाजावासी बसेंगे या नहीं बसेंगे, एक बड़ा सवाल। लेकिन ग्रेटर इजराइल प्लान अमेरिका के जरिए इजराइल पूरा कर रहा है, या ग्रेटर इजराइल प्लान के जरिए अमेरिका अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। इन सब के बीच में ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है, जो गाजा के पुनरुत्थान की है, जो गाजा के नवनिर्माण की है, जो गाजा के पुनर्निर्माण की है। क्या वाकई में गाजा फिर से बसेगा, या इजराइल के ग्रेटर इजराइल प्लान के लिए जो बचा हुआ खंडर है वो भी नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा, और गाजा वासियों को अपना देश छोड़कर शरणार्थी के तौर पर मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, अरब कंट्रीज और इंडोनेशिया जाना पड़ सकता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।